हेलो एवरीवन। तो चलो हम एक फिर से वीडियो शुरू करते हैं। हमने पहला एक वीडियो देखा, आपका फैक्ट्स का देखा है ना। हमने क्या देखा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो फैक्ट थे आपके, वो सारे हमने फैक्ट देखे कि कितनी कमिटीज़ बनी थी, उन कमिटीज़ के हेड कौन थे, किस कमेटी में आपका किस कमेटी का काम क्या था, या फिर आपका कितनी वुमेन्स थी जो पहली कैबिनेट में थी, पहला जो आपका इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट था वो किसने प्रेजेंट किया, पहला आपका रिपब्लिक इंडिया का बजट था वो किसने पेश किया। तो ये सारी चीज़ें हमने आपका देखी थी लास्ट वाले वीडियो में। उसी वीडियो को हम आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं। कुछ चीज़ें आपसे और पूछी जाती हैं, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे दो चीज़ें कवर करेंगे। पहली चीज़ हम क्या कवर करेंगे, पहली चीज़ हम आपका देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है आपका, किस शेड्यूल में क्या चीज़ें आती हैं। तो शेड्यूल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। आपका एक क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा आपसे कि कौन से शेड्यूल में क्या चीज आती है, या कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे रिलेटेड है। तो उस तरीके के जो फैक्ट है ना बेटा, वो सारे फैक्ट हम जो कवर करेंगे वो इस वीडियो में करेंगे, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, और इसे आपको अगर पसंद आता है, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं, या आपको अच्छा लग रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो बेटा प्लीज लाइक करके जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नो डाउट कमेंट करो, और कमेंट करो, आपके कमेंट पे मैं आंसर करूंगा, मैं पर्सनली आंसर करूंगा आपके जितने भी कमेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो आपसे पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें कितने पार्ट हुआ करते थे। जैसे हमने देखा था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें आपने देखा था कि आपके 14 पार्ट थे। ऐसे ही जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यानी कि जब आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट थे, वो नंबर ऑफ पार्ट्स यहां पे कितने हुआ करते थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, आपका 22। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, तो अमेंडमेंट हुए तो कुछ पार्ट आपके ऐड हो गए और कुछ पार्ट आपके सब्सट्रैक्ट हो गए। तो यहां पे बाद में अगर पूछा जाए, अभी अगर आपका पूछा जाए, तो अभी पार्ट कितने होते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, 25। तो आप पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों लिखा है 22 प्लस 4 माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ओरिजिनल कितने पार्ट थे आपका 22। 4 पार्ट ऐसे हैं जो ऐड हुए हैं, और एक पार्ट ऐसा है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव हुआ है, मतलब जो पार्ट आपका अभी खाली है। तो यहां तक समझ में आया ना। तो हम यहीं पे वो देखेंगे कि कौन से 4 पार्ट ऐड हुए हैं और कौन सा एक पार्ट जो है वो आपका रिमूव हुआ। तो बेटा 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, है ना। तो लैंग्वेज के बेसिस पे जो आपके हैं स्टेट्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहले हमने देखा था आपके 11 स्टेट्स थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, तो वो सारे दोबारा से मर्ज होके दोबारा से उन्हें अलग तरीके से आपका रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो जब ये रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो आपके उससे पहले स्टेट्स 4 कैटेगरीज में हुआ करते थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी। मतलब 4 कैटेगरीज के आपको स्टेट्स मिलते थे। लेकिन जब आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ये जो बी और सी कैटेगरी के स्टेट हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब अब 2 कैटेगरी बचेंगे, आपका कौन सा, ए और डी। मतलब अब क्या होते हैं, आपका एक स्टेट होता है और यूनियन टेरिटरी होता है ना। तो अब तो 2 टाइप के ही होते हैं, आपका स्टेट होता है और क्या होता है, यूनियन टेरिटरी होता है। तो आपका जो पार्ट बी और सी जो आया करते थे, वो किस में आते थे, आपके पार्ट 7 में। तो पार्ट 7 रिपील हुआ आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। ठीक है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा पार्ट रिमूव हो गया, आंसर क्या होगा, पार्ट 7। पूछेगा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आपका पार्ट 7 रिपील हो गया, तो आंसर क्या होगा आपका 7th अमेंडमेंट। पूछेगा किस ईयर में हुआ, तो 1956। ठीक है, चलो एक पार्ट तो आपका रिपील हो गया, मतलब माइनस हो गया, और आपके 4 पार्ट ऐसे हैं जो ऐड हुए थे। हमने देखा ना यहाँ 4 पार्ट ऐसे हैं जो आपका ऐड हुए थे। तो आपका पार्ट 4A ऐड हुआ, है ना, पार्ट 4A ऐड होगा, और पार्ट 4A जो ऐड होगा वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होगा, कब आपका 1976 में। ऐसे ही पार्ट आपका 9B ऐड होगा, और पार्ट 9A ऐड होगा। तो पार्ट 9A और 9B जो ऐड हुए, तो पार्ट 9A ऐड होगा आपका 74th अमेंडमेंट से 1992 में, और पार्ट बी ऐड होगा आपका 97 अमेंडमेंट से 2011 में। ये 3 पार्ट ऐड हो गए। एक लास्ट पार्ट जो और ऐड हुआ वो कौन सा था, आपका पार्ट 14A। ये किससे ऐड हुआ, आपका 42 अमेंडमेंट 1976 से।
ठीक है, तो हम याद रखेंगे, क्या याद रखना है हमें कि कितने पार्ट ऐड हुए, 4, कितने पार्ट माइनस हुए, 1, कौन सा पार्ट माइनस हुआ, पार्ट 7, कौन सा पार्ट ऐड हुआ, 4a ऐड हुआ, 9a ऐड हुआ, 9b ऐड हुआ और आपका 14a ऐड हुआ। 4 पार्ट ऐड होंगे, एक पार्ट माइनस हो जाएगा। यहां तक समझ में आया ना? ठीक है, कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए और कौन कौन से ईयर में ये ऐड हुए, ये पूरा डाटा याद रखेंगे। यहां से आपका अगर क्वेश्चन बनता है तो देखो बेटा, क्वेश्चन आपके नोट से बाहर जाएगा ही नहीं। मैं आपको 100% बार बार बोल रहा हूं कि बेटा कमीशन कितना भी क्वेश्चन बना ले, वो इन नोट से बाहर नहीं जाएगा, है ना? चलो, ये चीज समझ में आई ना, कौन से पार्ट ऐड हुए, कौन से आपके माइनस हुए। अब एक छोटी सी चीज और समझना, देखो हमने यहां लिखा है ए, हमने ए यहां कैपिटल लिखा है, कैपिटल लिखा है, ठीक है। चलो, अब देखो बेटा, अगर कोई भी पार्ट जो है ना, या कोई भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ऐड होगा, जैसे आर्टिकल यहाँ पे कितने थे, 395 थे, और यहाँ आर्टिकल कितने हैं आपका, 470 के अराउंड अभी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं। तो अगर कोई नया आर्टिकल ऐड होगा तो ऐसे नहीं होगा कि आपका 395 के बाद 396 होगा, 397 होगा, 398 होगा, ऐसे आर्टिकल ऐड नहीं होंगे, है ना? आर्टिकल ऐसे ऐड नहीं होंगे। आर्टिकल कैसे ऐड होंगे? आर्टिकल ऐड होंगे 21A। ए कौन सा, कैपिटल। देखो दोनों ही देखना, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, इस चीज को समझना। जब पार्ट आपके ऐड होंगे या आर्टिकल आपका ऐड होगा, तो कोई भी नया पार्ट या कोई भी नया आर्टिकल ऐड होगा, वो कैपिटल अल्फाबेट से ऐड किया जाएगा, है ना? जैसे आपका ऐसे नहीं कि 395 के बाद 396 जा रहा है, नहीं, कैसे ऐड होगा, आर्टिकल 21A, ये आपका करेक्ट फॉर्म है। और अगर बोला जाए आर्टिकल 21A, क्या ये नया आर्टिकल है? नहीं, ये नया आर्टिकल नहीं है। नया आर्टिकल कैसे ऐड होगा, आर्टिकल 21A। और भी कई सारे आर्टिकल ऐड होते हैं, जैसे आपका 43A, जैसे आपका 51A, तो ऐसे करके कई सारे आर्टिकल ऐड होते हैं। लेकिन अल्फाबेट कैसे लिखा जाएगा आपका, कैपिटल, स्मॉल अल्फाबेट से आपका इंडिपेंडेंट आर्टिकल ऐड नहीं होगा। आर्टिकल 21 का सब क्लॉज बोल सकते हो आप, कि वो आपका स्मॉल वाला अल्फाबेट है ना? मतलब आर्टिकल 21 का ही पार्ट है आपका स्मॉल वाला अल्फाबेट। बट इंडिपेंडेंट आर्टिकल अगर ऐड होगा तो वो हमेशा कैसे ऐड होगा आपका, कैपिटल अल्फाबेट से। सेम आपका चीज ऐड होती है किसमें, पार्ट में। पार्ट अगर इंडिपेंडेंट पार्ट ऐड हुआ है तो उसके आगे क्या लगेगा, देखो आपका कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल लगा है। ABCD कैसा है आपका, कैपिटल है। ये जहां तक समझ में आया ना? तो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने थे, 395। करंटली आर्टिकल कितने हैं आपके, लगभग आपका 470 के अराउंड। ऐसे ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स कितने थे, शेड्यूल्स है आपका 8, और अभी शेड्यूल्स कितने हैं, अभी शेड्यूल्स हैं आपके 12। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सा शेड्यूल जो है आपका 9, 10, 11, 12 कब ऐड हुआ, कौन से ईयर में ऐड हुआ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड हुआ, ये चीजें भी हम देखेंगे। बट आपके ओरिजिनल में कितने थे, 8, और आपके करंट में कितने हैं आपका 12। तो यहां तक ये चीजें समझ में आई ना? यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से आप कमेंट में लिख दोगे, मैं आपका आंसर कर दूंगा, ठीक है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम शेड्यूल्स देखेंगे। अब हम देखेंगे कि आपके जो शेड्यूल्स थे, कौन से शेड्यूल में क्या आता है ना? और कौन से शेड्यूल में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, उन शेड्यूल से आपका क्वेश्चन बनता है। पहली चीज तो ये आती है कि बेटा शेड्यूल्स हैं क्या, है ना? हमने देखा पार्ट, पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट, तो पार्ट को आप डिनोट कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, यूनिट जो होती हैं, आपकी बुक में होगा ना कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, है ना? तो आपका यूनिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, उन यूनिट्स को आप क्या बोल सकते हो, पार्ट बोल सकते हो, ठीक है? आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स, उनमें जितने लॉ लिखे हुए होते हैं, कोई भी लॉ लिखा हुआ होता है ना, जैसे राइट टू आपका एजुकेशन, एक लॉ है, एक आपका कानून है, एक आपका फैक्ट है ना? ऐसे ही लिखा हुआ है आपको राइट टू इक्वालिटी। तो इस तरीके से जो आपके लॉ लिखे हुए हैं, वो लॉ या कानून जो लिखे हुए हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे, आप आर्टिकल्स बोलोगे। तो ये क्या होंगे आपके, एक लॉ होगा, एक कानून होगा, ठीक है? और ऐसे ही आपसे पूछा जाए शेड्यूल्स, ऐसे ही आपसे पूछा जाए शेड्यूल्स क्या होते हैं, तो बेटा लिस्ट होती है आपका शेड्यूल। शेड्यूल्स क्या होगा आपका, लिस्ट होगी। किस चीज की लिस्ट होगी, बहुत सारी लिस्टें हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत थी, तो इस तरीके की 8 लिस्ट आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थी, और अभी आपकी इस तरीके की कितनी लिस्ट आती हैं, 12 लिस्ट।
तो समझ में आया आपको शेड्यूल्स क्या होते हैं? शेड्यूल एक टाइप की लिस्ट होती है, ठीक है। आगे हम अभी देखते जाएंगे शेड्यूल्स को, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शेड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। और हमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शेड्यूल जो है वो आपका कौन से आर्टिकल से डील करता है, ठीक है। तो शेड्यूल्स में हम देखेंगे आपका फर्स्ट शेड्यूल। अगर आपसे पूछा जाए 12 शेड्यूल है ना, तो पूछा जाए फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, तो बेटा फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट होगी किसकी? स्टेट्स की। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट होगी स्टेट्स के जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट शेड्यूल में क्या होगा? आपका स्टेट्स के नाम होंगे। तो मतलब फर्स्ट शेड्यूल में आपका क्या आएगा? फर्स्ट शेड्यूल में आएगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, है ना। यूनियन जो है मतलब यूनियन ऑफ इंडिया जो है, और आपका जो उसकी टेरिटरीज हैं, उसके जो स्टेट हैं, उसके जो यूनियन टेरिटरीज हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो किस में आएगी? आपके फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। चलो दूसरा शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। आपसे पूछा जाए सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, तो बेटा सेकंड शेड्यूल में आते हैं आपके सैलरीज एंड अलाउंसेस। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, है ना, जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे प्रेसिडेंट का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, तो वो क्या हुआ? आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जैसे आपका पोस्ट हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, जैसे आपके पोस्ट हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। इस तरीके से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के क्या आपके प्रिविलेजेस होंगे, क्या आपके सैलरीज होंगे, क्या अलाउंसेस होंगे, वो सारी चीजें जो रिलेटेड हैं वो किस में आती हैं? आपका वो आती हैं पार्ट 2, शेड्यूल 2 में आएंगी आपकी वो सारी चीजें। समझ में आया? उसके बाद शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में आएंगे आपके ओथ एंड अफर्मेशन। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो ओथ भी लेते हैं, है ना। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट जब आपका ऑफिस होल्ड करते हैं, तो ऑफिस होल्ड करने के टाइम पे प्रेसिडेंट ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके अभी इलेक्शन होंगे ना, अभी आप देखोगे 24 में इलेक्शन होंगे, वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद वोटिंग का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद आपका ओथ सेरेमनी होगी। तो ओथ में आपके जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उन्हें प्रेसिडेंट जो है वो ओथ दिलवाएंगे। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर ओथ लेंगे, उस ओथ का फॉर्मेट क्या होगा? प्रेसिडेंट की ओथ अलग होगी, प्राइम मिनिस्टर की ओथ अलग होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ओथ अलग होती है, और डिफरेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं सबकी ओथ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वो ओथ किस फॉर्म में होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा? वो सारे फॉर्मेट की लिस्ट जो है वो कहां है? आपका थर्ड शेड्यूल में, है ना। थर्ड शेड्यूल में क्या आएगा? आपका ओथ और अफर्मेशंस। समझ में आया? उसके बाद फोर्थ शेड्यूल। अब फोर्थ शेड्यूल में क्या आएगा? आपके इंडिया में 2 हाउसेज हैं। कौन कौन से हाउस हैं? आपका लोकसभा, और दूसरा हाउस है आपका राज्यसभा, है ना। तो आपके लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में किस स्टेट को, किस यूनियन टेरिटरीज को कितनी सीटें मिलेंगी, उससे रिलेटेड जो आपका शेड्यूल है वो शेड्यूल क्या है? आपका शेड्यूल 4। तो शेड्यूल 4 क्या बता रहा है कि आपका नंबर ऑफ सीट राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी होंगी, है ना। तो सीट एलोकेशन इन राज्यसभा जो होगा वो उससे रिलेटेड आपका कौन या कौन सा आपका शेड्यूल बताएगा, तो वो क्या होगा? आपका शेड्यूल 4, ठीक है। समझ में आया? चलो अब यहाँ पे शेड्यूल 5 देखते हैं, ठीक है। मैं इसे फिर ट्रिक भी बताऊंगा, एक बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। शेड्यूल 5 में शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं, ट्राइबल एरियाज आते हैं। शेड्यूल्ड एरियाज क्या होते हैं? कुछ ऐसे एरियाज होते हैं बच्चे जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई भी रीजन रहा हो, किन रीजन की वजह से जिन आपके स्टेट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिन एरियाज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो किस में आएंगे? आपके शेड्यूल्ड एरियाज में। उनके लिए कुछ स्पेशल लॉ होंगे, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होंगे, तो वो सारी चीजें आपका किस में आएंगी? शेड्यूल 5 में, है ना। तो शेड्यूल 5 में क्या आएंगे? प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। 11 से 12 ऐसे स्टेट हैं जिनमें शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उनका कंट्रोल कैसे चलेगा, उनके स्पेशल प्रिविलेजेस क्या होंगे, वो किस में मेंशन है? आपका शेड्यूल 5 में, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में आपका 4 स्टेट हैं जिनसे रिलेटेड आपका पूछा जाता है ना। पहला स्टेट है असम, दूसरा स्टेट है त्रिपुरा, तीसरा स्टेट है मेघालय, और चौथा है मिजोरम। तो हम क्या याद रखेंगे? ATMM, है ना। कौन कौन से 4 स्टेट हैं? असम है, असम के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय है, और चौथा जो क्या है वो आपका मिजोरम है। तो ये क्या हो गया? ATMM।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, जो कैसे हैं आपके ट्राइबल हैं, जो कैसे हैं आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ट्राइबल आपके स्टेट्स हैं। तो उन ट्राइबल स्टेट से रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो किस में आएंगे, आपके शेड्यूल 6 में। यहां तक समझ में आया? थोड़ा सा सीक्वेंस समझना बेटा, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार में याद हो जाएगा कि हम पहले जो भी काम करेंगे ना, हमें सबसे पहले भाई हमारा नाम चाहिए। हमें नाम चाहिए कि हमारे नाम को फेमस करो, हमें पॉपुलर करो, तो हम काम करेंगे। तो हमें पहले क्या चाहिए, नाम चाहिए। तो पहले शेड्यूल में क्या आया आपका, नाम किसका, यूनियन का, स्टेट का, उनके टेरिटरीज का जो नाम आया वो किस में आया, पहले शेड्यूल में। नाम के बाद जो दूसरी प्रेफरेंस है हमारी, वो दूसरी प्रेफरेंस क्या है, पैसा। तो दूसरे शेड्यूल में क्या आया, अलाउंसेस आए, सैलरीज आए। और जब आप हमें पैसा दे दोगे तब हम कसम खा लेंगे, ठीक है, तब हम कसम खाएंगे कि हम कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे 2 और 3 में कंफ्यूजन कभी भी मत रखना, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक कसम नहीं खाएंगे। तो पहले पैसा मिला शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में हमने कसम खा ली। कसम क्यों खाई हमने, कुर्सी के लिए, है ना। भारत में पता है आपको कुर्सी की लड़ाई होती है इंडिया में। तो आपके वो कुर्सियां, मतलब किसको कितनी चेयर मिलेंगी, किसकी कितनी सीटें होंगी आपकी राज्यसभा में, 4 में, है ना। कसम खा ली किसकी, कुर्सी की कसम खा ली। जब कुर्सी के लिए कसम खा ली तो हम काम करेंगे। काम किसके लिए करेंगे, जो अनडेवलप्ड है। हम काम किसके लिए करेंगे भाई, जो डेवलप्ड है उसके लिए काम करने का मतलब ही नहीं है, जो अनडेवलप्ड है उसी के लिए तो काम किया जाएगा। तो वो काम किस में आएगा, आपका 5th में, है ना। और 6th में जो और भी कम डेवलप्ड है। तो यहां तक ये समझ में आए, 6 शेड्यूल क्लियर हुए। चलो आगे का देखते हैं। आगे का जो है अब आपका 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या होता है आपका, बेटा 3 लिस्ट आती हैं। हमने देखा था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमने क्या देखा था कि वहां पे आपकी 3 लिस्ट थी। कौन कौन सी लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, है ना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 3 लिस्ट थी, वैसे ही करंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती हैं। और ये लिस्ट जो आती है किस शेड्यूल में आती हैं, आपका 7th शेड्यूल में। इन लिस्ट का क्या करते हैं कि यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएगा आपका पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट पे आपके लॉ बनाएगा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं लिख देता हूं, पार्लियामेंट, यहां पे बनाएगा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां पे लॉ कौन बनाएगा आपका, बोथ सेंटर एंड स्टेट। सेंटर भी लॉ बना सकता है और आपका, और कौन लॉ बना सकता है इस पे, स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो दोनों ही आपके लॉ बना सकते हैं किस पे, कंकरेंट लिस्ट पे। लेकिन किसके लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी, आपका सेंटर के लॉ को। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपका 7th शेड्यूल में। समझ में आया? चलो अब यहां पे अगला शेड्यूल क्या होगा, 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में बेटा लैंग्वेज आएंगी, है ना। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट आपका 2000 2500 से ऊपर लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी ऑल ओवर इंडिया, इससे ज्यादा भी लैंग्वेज होंगी, है ना। तो जब इतनी सारी लैंग्वेज हैं तो कुछ लैंग्वेज ऐसी थी जिन्हें हमें लगा कि जिन लैंग्वेज को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिन लैंग्वेज को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो उन लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए हमने क्या किया, उन लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया तो उन लैंग्वेज के लिए आपका डेवलपमेंट हो गया, उस लैंग्वेज का आपका प्रिजर्वेशन होगा। तो ऐसी जो आपके लैंग्वेज आती हैं वो किसमें आती हैं, आपका 8th शेड्यूल में। अभी उसमें कितनी लैंग्वेज हैं, अभी उसमें 22 लैंग्वेज आती हैं। तो अभी उसमें कितनी लिस्ट आएंगी, आपका कितनी लैंग्वेज आएंगी, 22। पूछा जाए ओरिजिनली कितनी थी, तो याद रखेंगे ओरिजिनली इसमें हुआ करती थी आपका 14 लैंग्वेज। ओरिजिनल कितनी थी, 14 लैंग्वेज। बाद में आपका 8 लैंग्वेज जो है वो ऐड कर दी गई। कब कब ऐड करी गई, एक ऐड करी आपका 21st अमेंडमेंट से। 21st अमेंडमेंट 1967 से आपका एक लैंग्वेज ऐड हो गई, कौन सी, सिंधी। ठीक है। उसके बाद आपका, उसके बाद 71st अमेंडमेंट 1992 से आपका ऐड हो गई कौन सी लैंग्वेज, आपका नेपाली, कोंकणी, है ना, और मणिपुरी।
ये तीन लैंग्वेज ऐड हुई कब? आपका 71st अमेंडमेंट से 1992 में, और आपका 92 अमेंडमेंट से 92nd अमेंडमेंट 2003 में आपका लैंग्वेज ऐड हो गई बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली। तो ये चार लैंग्वेज जो हैं वो ऐड हो गई आपका कब? 2003 में। ओरिजिनल कितनी लैंग्वेज थी आपका? 14। अभी कितनी लैंग्वेज हैं? 22। बाकी 8 लैंग्वेज कब ऐड हुई? एक 1967 में, तीन आपका 1992 में, और आपका 4 लैंग्वेज आपका 2003 में। यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बेटा छूटना नहीं चाहिए, आपको ये क्लास में बताया गया है और बहुत ढंग से आपको ये समझाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो 8th शेड्यूल तक आए, अब हम देखते हैं आपका 9th शेड्यूल, है ना। 9th शेड्यूल में क्या आएगा? पहली चीज तो आपका 8th शेड्यूल तक तो थे आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, 9th शेड्यूल बाद में ऐड हुआ। तो पूछा जाए 9th शेड्यूल बाद में कब ऐड हुआ? तो 9th शेड्यूल ऐड होगा आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ऐड होगा आपका 9th शेड्यूल। और ये 9th शेड्यूल क्या था बेटा? पहले आपका जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, आपने सुना होगा जमींदार हुआ करते थे, है ना। तो वो जमींदारी सिस्टम जो था वो खत्म कर दिया गया था, है ना। तो जमींदारी सिस्टम कब खत्म हुआ? 1951 में। कैसे खत्म हुआ? आपका 9th शेड्यूल से। तो 9th शेड्यूल में आते हैं आपके लैंड रिफॉर्म, है ना। आपके लैंड से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स आते हैं वो आते हैं आपके 9th शेड्यूल में, है ना। तो 9th शेड्यूल में आपका क्या आएगा? लैंड रिफॉर्म्स। अगर आपसे पूछा जाए कि वो खत्म जो हुआ जमींदारी सिस्टम वो कब खत्म हुआ? 1951 में। कैसे खत्म हुआ आपका? वो खत्म हुआ आपका जमींदारी सिस्टम से, है ना। समझ में आया? ठीक है। 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में क्या आएगा बेटा? एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। अब पूछा जाए 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ? तो देखो 10th शेड्यूल ऐड हुआ आपका 52nd अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ऐड हुआ था आपका 10th शेड्यूल। और 10th शेड्यूल में क्या आता है आपका बेटा? एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कि जब आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन लड़ा, आपने इलेक्शन को विन किया आपने, और उसके बाद आप कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो, तो आपकी मेंबरशिप जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो मेंबरशिप ख़त्म होती है, उसकी पावर कहाँ पे है या कहाँ मेंशन है? वो आपका 10th शेड्यूल में। समझ में आया? तो 10th शेड्यूल आपका किससे है? डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है आपका 10th शेड्यूल। अब आते हैं 11th शेड्यूल में, पंचायती राज से रिलेटेड है आपका 11th शेड्यूल, है ना। 11th शेड्यूल आपका पंचायती राज से रिलेटेड है। और 12th शेड्यूल जो है वो आपका रिलेटेड है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो पंचायती राज से रिलेटेड आपका है 11th शेड्यूल। पंचायती राज किस किस पे लॉ बना सकते हैं, वो सब्जेक्ट कहाँ मेंशन है आपका? 11th शेड्यूल में। और आपका म्यूनिसिपैलिटीज जो होते हैं, नगर निगम सुना होगा, तो वो आपके लॉ बना सकते हैं, वो कहाँ मेंशन है आपका? 12th शेड्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना, पंचायती राज वाला ऐड हुआ आपका 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से। और 12th वाला ऐड हुआ आपका 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से, ठीक है। तो बेटा शेड्यूल से रिलेटेड इतना डाटा आप याद रखोगे मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा शायद ही आपका कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बनने की चांसेस ना के बराबर हैं। अगर मान लो कि अगर पूछे इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो याद रखेंगे इसमें सब्जेक्ट हैं आपका 29 सब्जेक्ट, किसमें? 11th शेड्यूल में। पूछे आपके 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, तो इसमें याद रखेंगे इसमें है आपका 18 सब्जेक्ट, ठीक है। बहुत है, मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, इतना याद कर लो, एग्जाम निकल जाएगा आराम से। एग्जाम में इससे बाहर शेड्यूल से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ठीक है। चलो हम लोग इतना करते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, पीरियम्बल, है ना। तो वो पीरियम्बल जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे आपका ख़त्म करते हैं। और बेटा एक चीज़ और, ये हमारे डिफरेंट चैनल्स हैं, है ना।
टॉपर्स कॉस अकेडमी का ये आपका सीयूईटी का एक अलग से चैनल बना रखा है, कुछ हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ठीक है। या आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, आपको ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से कोर्सेज परचेज कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना तो बेटा ऑफलाइन सेंटर हमने एड्रेस दे रखा है ना, ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस दे रखा है। आप ऑफलाइन सेंटर पे आओ, ऑफलाइन सेंटर पे आप ऑफलाइन क्लास लो, या फिर क्या है बेटा ये कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है आपको, है ना। कोई भी क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे डील करो, है ना, वहाँ से आपको जो भी क्वेरी है वो पूछो, और वहाँ से आप आपकी क्वेरी जो होगी वो रिजॉल्व की जाएगी, ठीक है। चलो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका हम लोग मिलते हैं प्रीएम्बल के साथ।